तो बच्चों, फिर हम आज चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। और हर दिन की तरह आपके लिए नए वीडियो बन रहे हैं। आप इन वीडियो के माध्यम से अपना कोर्स आगे बढ़ाते रहें और इस तरह से आपको पढ़ाई में सहूलियत मिलेगी। तो आज हमारा ये टॉपिक जो इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर चल रहा है, उसमें आज नया टॉपिक है प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। रेजिस्टेंस हमने आपको बता दिया था। तो अब जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उनको संयोजित करने के दो तरीके हैं। एक तो है श्रेणी, एक है श्रेणी संयोजन और दूसरा है समांतर। समांतर तो इसके बाद होगा, लेकिन पहले है श्रेणी। श्रेणी संयोजन में प्रतिरोधों को किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरह से उनको उनसे काम किया जाता है। ठीक है। तो श्रेणी संयोजन होता है, जैसे हम उधर भी आप जब विद्युत धारिता का चैप्टर हमने पढ़ा था, तो वहां पर आपको भी बताया था कि श्रेणी में क्या होता है, वहां पर आवेश समान होता है, यहाँ करंट समान होता है। श्रेणी के बाद होता है जैसे एक जुड़ा, फिर उसके बाद दूसरा जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा जुड़ जाएगा, फिर अगर और भी है तो और जुड़ते चले जाएंगे, है ना, क्रम से। तो जो फिर यहाँ से इसको हमने इस बैटरी से जोड़ दिया और यहाँ से इसको, यहाँ पर ये स्विच लगा देते हैं, की स्विच लगा देते हैं जिसको की कहते हैं, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये बैटरी का पॉजिटिव हो गया। ठीक है। की इसलिए लगाते हैं ताकि बैटरी जब हमें यूज करनी है तभी हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है। तो यहाँ से जब करंट जाती है, आई करंट, तो ये R1 को भी सेम जाएगी और R2 को भी सेम जाएगी, R3 को भी सेम जाएगी, क्योंकि कहीं कोई विभाजन नहीं है। तो श्रेणी संयोजन में सेम करंट सभी प्रतिरोधों को मिलती रहती है। लेकिन जो उसका विभवांतर है, जो उसका विभव है, विभवांतर है, इसका V1 होगा पहले वाले का, दूसरे वाले का V2 होगा और तीसरे वाले का V3 होगा। विभव जो होगा इनका, जो इनका विभवांतर होगा, वो अलग अलग होगा। R1 का अलग है, R2 का अलग है, R3 है। तो यहाँ पर जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये श्रेणी संयोजन का डायग्राम है। श्रेणी संयोजन में करंट क्या होती है, समान। ठीक है। जैसे उधर जब संधारित्र का श्रेणी संयोजन किया था, तो वहां क्या समान होता था, आवेश। इसी तरह से यहाँ पर क्या समान होता है, करंट, धारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब सूत्र निकालेंगे और ये सूत्र आपके फिर वही न्यूमेरिकल में काम आते हैं। तो इसके जो सूत्र बनेंगे, अब जो सूत्र बनेगा उसको हम हल करेंगे, देखेंगे, है ना। तो ये लिख दिया है, जो मैंने आपको ये समझा दिया है, इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया है। चित्रानुसार ये तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। ये तीन प्रतिरोध जो आपको चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में। इनका संबंध एक सेल से करने पर परिपथ में I धारा बहती है। इनको, ये तीनों को जोड़ दे और इनका संबंध हमने किससे कर दिया, ये सेल से कर दिया, जिससे कि तीनों प्रतिरोधों के विभवांतर क्या है, इनका पहले वाला का विभवांतर हो गया V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3। मतलब इनके जो प्रतिरोध हैं, जैसे ये R1 वाले का जो प्रतिरोध है वो V1 है, R2 वाले का प्रतिरोध है वो V2 है और R3 वाले का प्रतिरोध है V3। तीनों ये प्रतिरोध क्या है, ये श्रेणी संयोजन में है, तो इनका विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। अब कुल विभवांतर इन तीनों में देखेंगे कि कुल कितना होगा। पहले वाले में इतना है, दूसरे वाले में इतना है, तीसरे वाले में, तो कुल क्या होगा, इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो कुल क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये देखो कुल विभवांतर आ गया, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये समीकरण नंबर 1 आ गई आपकी। अब हमें क्या करना है, हमें चित्र से V1, V2 और V3 का मान ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर, R1 के सिरों पर विभवांतर देखिए, R1 ये प्रतिरोध पहला है, ये वाला R1, इस पर विभवांतर कितना है, V1। तो ओम के नियम से हम पढ़ चुके हैं कि V इक्वल टू कितना होता है, IR। V इक्वल टू कितना होता है, IR। इसमें धारा कितनी जा रही है, I, और प्रतिरोध कितना है, R1। तो इसके लिए क्या बनेगा, V1 इज इक्वल टू IR1 ओम के नियम से। दूसरे वाले का कितना होगा, V2 बराबर
धारा वही सेम आ रही है I इंटू R2। तीसरे वाले के लिए क्या बनेगा, V3 इक्वल टू वही सेम धारा आ रही है I इंटू R3। ये जो सूत्र लग रहा है ये किसके उसे लग रहा है, ये ओम के नियम से। तो ये प्रतिरोध V1 V2 V3 ये आ गया तीनों का। अब क्या करेंगे, ये जो तीनों मान है इनको समीकरण 1 में रख देंगे और जो इसका कुल विभवांतर है, जो प्रतिरोधों का जो कुल विभवांतर है वो प्रतिरोध का कुल विभवांतर कितना होगा, कुल कितना होगा, ये कुल विभवांतर कितना है सपोज V और कुल धारा कितनी है I और कुल प्रतिरोध कितना है R। तो ओम के नियम से कुल विभवांतर कितना है V इक्वल टू I R। कुल विभवांतर V इक्वल टू I R या R I, ये ओम के नियम से सूत्र आया ही है और ये तो कॉन्सेप्ट है ही है। अब ये जो सारे मान V1 V2 V3 और V इन मानों को रख देंगे इस समीकरण में। रखिए V बराबर क्या रखेंगे RI, पहले वाले V1 का मान R1I, दूसरे वाले V2 का मान R2I, तीसरे वाले का R3I। अब यहाँ पर I कॉमन आ गया तीनों में, तो I कॉमन ले लिया ब्रैकेट लगा के और इसे बाहर करते हैं, अंदर बचा एक R1, यहाँ बचा R2 और यहाँ बचा R3। ठीक है, तो इस तरह से अब I1 से I1 कट जाएगा तो फिर कितना आ गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R। तो ये श्रेणी संयोजन का सूत्र आ गया कि जब प्रतिरोध श्रेणी संयोजन में होते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला बनता है, क्या सूत्र बनता है। स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, अर्थात श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है क्योंकि वो जुड़ते चले जाते हैं। तो अगर प्रतिरोध बढ़ाना है तो श्रेणी संयोजन में उसको संयोजित करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि हमने जब हमारा श्रेणी संयोजन था प्रतिरोधों का, तो श्रेणी संयोजन में प्रतिरोधों को किस तरह से जोड़ा जाता है, कैसे उसका सूत्र निकाला जाता है, ये आपको करना है। परीक्षा में प्रश्न भी आता है और इस तरह से आप इसको ढंग से अपनी कॉपी में कर लें। आपको मैंने सब बता दिया कि भाई प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी संयोजन कैसे किया जाता है और ये ओम का नियम यहाँ पे लग रहा है तो ओम के नियम से ये कैसे हो रहा है। तो ये सब चीज इसमें पुट करके और ये लास्ट में हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। प्रतिरोध आपको पता है कि इसका मात्रक ओम होता है, ओम वैज्ञानिक ने किस तरह से इसको निकाला है ये सब आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप अपना ये वाला जो टॉपिक है इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में कर लें। ठीक है, तो इस तरह से आप